हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोगों, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड आप बोल सकते हैं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट इसका आपको नेक्स्ट दिन मिलेगा, कल के दिन मिलने वाला है, राइट। तो आज पार्ट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों लोगों? NFIA का। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड It is a difference between factor income earned from abroad by normal resident। मतलब आप और मैं जैसे एक नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर हमने फैक्टर इनकम अर्न करी है, मतलब कोई सर्विसेज हमने दी थी बाहर फॉरेन कंट्री में और वहां से हमें कोई पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। हमें बाहर से जो पैसा मिल रहा है वो, एंड द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम दैट कंट्री। मतलब नॉन रेजिडेंट मतलब बाहर जो रहते हैं, इंडियन ही है बाहर रहते हैं, उनको उस कंट्री से जो पैसा मिल रहा है वो दोनों को जब हम डिफरेंस कर देते हैं तब हमारा NFIA आ जाता है। सिंपल हो रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं NFIA का। इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, मतलब जो इनकम आ रही है बाहर से और बाहर वाला जो इनकम अर्न कर रहा है बाहर, राइट, उन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है बच्चों लोगों? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त ये दोनों फॉर्मूले आपके यूज आने वाले हैं। दूसरा है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल क्या है? नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम NP बोलते हैं, माइनस कर देंगे DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो आपका ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पहले सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फाइनल गुड्स का। देखिए फाइनल गुड्स का हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड फॉर कंजप्शन। एग्जाम्पल मतलब ऐसे गुड्स जो हम सीधा कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं या परचेज करते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ राइस, मिल्क, ब्रेड बाय द कंज्यूमर। ये क्या है? सारे फाइनल गुड्स हैं। सिंपल हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? ऑल द गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, मतलब आगे और उसको यूज करना है, अभी वो खाने उपयोगी नहीं हुए, मतलब खाने लायक नहीं हुए, उनको और फर्दर हमें यूटिलाइज करना है, और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर, या फिर उनका रीसेल करना है। जैसे कि एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर करता हूं आपको। एक रेस्टोरेंट वाला जब मिल्क परचेज करता है तो वो क्या खुद के कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करता है? नहीं, जो भी कस्टमर आएंगे उसके दुकान में वो उनको सर्व करेगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर हो रहे हैं? फाइनल गुड्स मतलब जो गुड्स कंज्यूमर अल्टीमेटली खुद के कंजप्शन के लिए परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोडक्शन अभी होना है, अभी वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, उनका फर्दर प्रोडक्शन अभी होना है। सिंपल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है पहले प्लीज लिख के भेजिएगा, ताकि मैं आगे और मेहनत से आपके लिए इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से और क्लियर कर पाऊं, राइट। प्लीज यस और नो लिख के भेजिएगा कि सर हो रहा है क्लियर, अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं। और नोट्स जितनी जल्दी हो सके कोशिश कर रहा हूं मैं आप बच्चों के लिए माइक्रो मैक्रो के दोनों के नोट्स अवेलेबल करा पाऊं, राइट। चलिए कंज्यूमर गुड्स की बात करें, दीज गुड्स आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजप्शन टू द कंज्यूमर। ये फाइनल गुड्स का ही पार्ट बोल सकते हैं इसको। ये क्या गुड्स हैं? दीज आर गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी है। जैसे कि देखिए कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके बच्चा लोगों? 4 तरीके के हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है ड्यूरेबल गुड्स। पहला कौन सा है हमारा? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में क्या क्या आते हैं? मोबाइल फोन, टेलीविजन, कार, मतलब ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक हमारा साथ निभाते हैं। क्लियर हो रहा है? ऐसे गुड्स जो हमारा लंबे समय तक साथ निभाते हैं वो हमारे हैं ड्यूरेबल गुड्स। अब ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो ज्यादा लंबे नहीं, मतलब 1 साल 6 महीने तक हमारा साथ निभाते हैं। शूज है, क्लोथ है, क्रॉकरी आइटम है, किचन वगैरह का जो आइटम है, राइट। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, हम इनको पेरिशेबल गुड्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि ब्रेड है, मिल्क है, वेजिटेबल है। क्या आज आपने जो मिल्क, वेजिटेबल या ब्रेड परचेस करी है वो 1 साल बाद भी काम ली जा सकती है? बिल्कुल नहीं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों? क्लियर। चलिए
आगे देख लेते हैं हम सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कंज्यूमर गुड्स का फोर्थ हमारा पार्ट है। सर्विसेज क्या होती है? बार्बर जो आपकी कटिंग वगैरह करता है, डॉक्टर जो आपको चेक करता है, टीचर आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, ये हमारा कंज्यूमर गुड्स का फोर्थ कैटेगरी है। सिंपल हो रहा है। चलिए अब फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोड्यूसर गुड्स का। ये देख लेते हैं क्या होता है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। सिंपल। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये ऐसे गुड्स हैं जो कि दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में उनकी मदद करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, मशीनरी। मशीनरी क्या करती है? आपके गुड्स को या किसी भी गुड्स को फर्दर उसको हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में। टूल्स है, इक्विपमेंट है, ये सारे प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। सिंपल हो रहा है। चलिए आगे इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की बात करें यहां पर, तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ये भी हम 9th 10th में बहुत पढ़ा है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड्स अ प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं या फसलों से या खेतों से जो भी हम बोते हैं और उसका कटाई करते हैं, वो सारी चीजें लैंड, वाटर, सबसॉइल वगैरह से जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें बच्चे लोगों, तो इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, फैक्ट्रीज की बात करते हैं, उनका काम क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल है वो लेना, उसको प्रोसेस करना और उनका आउटपुट में उसको तब्दील करना, दैट इज द वर्क ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर और अ इंडस्ट्री। सिंपल हो रहा है। चलिए थर्ड वन इज योर टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये सारे क्या हैं? होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल आर द पार्ट ऑफ अ टर्शरी सेक्टर। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए सेवंथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, दैट इज योर फैक्टर इनकम। देखिए फैक्टर इनकम क्या होती है? इट रेफर टू इनकम विच इज रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर द फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, पिछला चैप्टर देखा था आपने, वहां पर हमने 2 मॉडल पढ़ा था, विद सेविंग, विदाउट सेविंग। वहां पर भी आपको समझाई थी मैंने फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसके रिटर्न में जो भी इनकम हमें रिसीव हो रही है, मतलब जो भी रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट हमें जो रिसीव हो रहा है, क्योंकि हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, याद आ रहा है, वो फैक्टर सर्विसेज हमने जब प्रोवाइड कराई, उसके रिटर्न में जो हमें कमाई हो रही है, रेंट मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ऑल दीज आर द फैक्टर इनकम। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम रेफर टू द इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर द सर्विस। मतलब आपने मेहनत कुछ नहीं करी है भैया, यहां पर आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई है, लेकिन एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है। रिवॉर्ड क्या होता है? दे आर नॉट अर्नड बट ओनली रिसीव्ड। ये अर्नड आपने नहीं करा है, मतलब यू आर नॉट प्रोवाइडिंग, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी सर्विसेज टू समवन बट यू रिसीव्ड एज अ रिवॉर्ड, मतलब गिफ्ट मिलना, गिफ्ट इन कैश, पैसों में अगर कोई आपको मदद करता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसफर इनकम। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये एग्जांपल किसके हैं? ट्रांसफर इनकम के। ये सिंपल से एग्जांपल है। हो रहा है? आ रहे हैं मजे, राइट? ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा है जहां पर आपको मेरी सुंदर सी फोटो दिख रही होगी। ये एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है? ज्यादा अच्छा और समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने रिसर्च से अकॉर्डिंग मुझे पता लगा है कि अगर मैं खुद दिखता हूं और समझाता हूं स्क्रीन पे आकर तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। कैसा लग रहा है? प्लीज फीडबैक दीजिएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर डेप्रिसिएशन। अकाउंटेंसी में बहुत पढ़ते हैं हम ये डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रेफर्स टू द लॉस और फेल इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स। मतलब जो आपके फिक्स्ड कैपिटल है उसकी जब वैल्यू कम होती रहती है साल दर साल, किस वजह से? नॉर्मल वियर एंड टियर, मतलब रेगुलर यूजेस से, टेक्नोलॉजी के चेंजेस होने से, कोई डैमेज हो गया, एक्सीडेंटल डैमेज से। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ अ डेप्रिसिएशन का ये एक एग्जांपल होता है। डेप्रिसिएशन के बाद आता है कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का। बच्चों लोगों ये अच्छे से समझिएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कहीं पर पैसा डालना। अच्छा हमने इंजेक्शन वाला पढ़ा था ना, इंजेक्शन वाला, लीकेजेस और इंजेक्शन। तो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? इंजेक्शन है एक तरह का इकोनॉमी में जो कैपिटल को फॉर्म करता है। इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन
टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो इकोनॉमी का कैपिटल है उसमें एड ऑन होना, जब पैसे बढ़ जाते हैं हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। पूरा बच्चों लोगों क्लियर। चलिए, दो चीजें हैं, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दो पार्ट्स में हम इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट की बात करें तो यहां पर डेप्रिसिएशन हमारा लेस होता है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें यहां पर तो डेप्रिसिएशन हमारा एड ऑन होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस अगर हमने डेप्रिसिएशन कर दिया है तो क्या होगा, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा यहां पर। चलिए जी, ये क्लियर हो रहा है, नेट और ग्रॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे अब हमारी गाड़ी बढ़ती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एनआईटी का। ये एनआईटी वो नहीं है जो इंजीनियरिंग वाले करते हैं, राइट। टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। जो गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटी में आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी के दो कॉन्सेप्ट है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो एनआईटी का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या है, टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है प्रोडक्शन और सेल में, हम उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी इसका एग्जाम्पल है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अब मुझे बताइए कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट ने ये सारे टैक्सेस को हटाकर एक इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करा है, उसका नाम क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए, जीएसटी, राइट। उसकी बात बाद में करते हैं, अभी देखते हैं एनआईटी का फॉर्मूला क्या है। देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेशनल वाला तो अलग कॉन्सेप्ट है, राइट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज अगर आप माइनस कर देंगे, ये आगे वाले कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। और अगर 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में अगर पूछा भी जाता है कि एनआईटी बताइए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बताइए, तो फॉर्मूला जरूर बच्चा लोगों आपको लिख के आना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स या फिर एग्जामिनर को कोई मौका ही ना मिले आपके मार्क्स काटने का, राइट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज अ फॉर्मूला फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं, सब्सिडीज की मीनिंग आपको समझा देता हूं। सब्सिडीज हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जहां पर These are the cash grants given by the government। देखिए, टैक्सेस जो हैं सब डरते हैं, सब्सिडीज सब चाहते हैं, क्योंकि सब्सिडीज क्या होता है, कैश में जब गवर्नमेंट आपकी मदद करती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज टू द एंटरप्राइजेस। मतलब कंपनीज की जब गवर्नमेंट मदद करता है पैसों के थ्रू, हम उसको सब्सिडीज बोलते हैं। फॉर सर्टेन कमोडिटीज और टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स, सेम चीजें हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है एनआईटी का, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। हो रहा है बच्चों क्लियर। अब एमपी और एफसी के कॉन्सेप्ट हैं, वो हम अच्छे से पढ़ने हैं हमें। चलिए, एमपी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड, मतलब वो प्राइस। एमपी बोलते हैं ना, पर एमआरपी क्या है, वो सेम चीज है यार, राइट। प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड परचेज इन द मार्केट, ऐसी प्राइस जिसके थ्रू प्रोडक्ट परचेज और सोल्ड होता है, हम उसको एमपी बोलते हैं। फॉर्मूला देखिए, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने, एनआईटी को निकालने का तरीका बताया मैंने इससे पहले, आईटी माइनस एस। तो इस फॉर्मूले को हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, एमपी इक्वल्स टू एफसी प्लस आईटी माइनस एस लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हो रहा है बच्चों क्लियर। अगर मार्केट प्राइस एक नंबर में भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट प्राइस, व्हाट इज मार्केट प्राइस, डिफाइन मार्केट प्राइस, तो हमें 2 वर्ड में मीनिंग समझानी और फॉर्मूला पुट करना है। देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में राम कथा या महाभारत नहीं लिखनी होती। इकोनॉमिक्स में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी 1 से 1.5 पेज में या 1 पेज में भी आप खत्म कर रहे हैं, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। आई रिपीट, बिजनेस स्टडीज की तरह 2 से 2.5 पेज 6 मार्क्स में आपको लिखने नहीं होते जरूरी। इकोनॉमिक्स में 1 पेज में भी आपको 6 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जितना पूछा होता है हमें इकोनॉमिक्स में वही लिखना पड़ता है। सिंपल हो रहा है, क्लियर। चलिए आगे, फैक्टर कॉस्ट की मतलब बताया था बेटा आपको। फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द ऑल फैक्टर पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करता है फर्म, हम उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फॉर रेंडिंग देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो भी फैक्टर पेमेंट क्या होता है या फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, रेफर टू द फैक्टर पेमेंट जो भी फर्म करता है, किनको, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह हो गए। अगर फर्म को वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एक लेबर
फैक्ट्री में आकर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है तो उसको जो पेमेंट करती है फर्म, हम उसको फैक्टर कॉस्ट करते हैं। फैक्टर पेमेंट मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पिछले चैप्टर में। तो रेंट मिलना, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एग्जांपल हैं फैक्टर कॉस्ट के। फॉर्मूले की बात करते हैं। एफसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एमपी माइनस एनआईटी। देखिए ये जो एमपी वाला फॉर्मूला है यहां से भी आप बना सकते थे, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, सिंपल सा हो जाता है, राइट। एफसी देखिए, एफसी बनाना है, दोनों फॉर्मूले को मैंने सामने रख रहा हूं आपके। देखिए पहले वाला फॉर्मूला देखिए एमपी वाला, एफसी प्लस एनआईटी। अब मुझे एफसी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या ले गया, राइट, एनआईटी को इधर ले गया तो माइनस हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब एक ही चीज से हम 3 या 4 फॉर्मूले बन सकते हैं। बस शिफ्टिंग के दौरान प्लस का साइन माइनस में शिफ्ट हो जाता है और माइनस का साइन प्लस बन जाता है, सिंपल। ये तो 10th क्लास की मैथ है, राइट। एफसी इक्वल्स टू एमपी माइनस एनआईटी, और एनआईटी को जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो क्या बनता है बच्चा? आईटी प्लस सब्सिडीज, राइट, क्योंकि वो साइन चेंज कर कर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है, साइन चेंज कर कर वो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो आईटी प्लस एस हमारा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है फैक्टर कॉस्ट का। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने यही रखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेशनल इनकम और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हैं, जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एफसी, एनएनडी पीएमपी, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा। कैसा लगा वीडियो? प्लीज 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 आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत जल्दी आप बच्चों के लिए नोट्स अवेलेबल मैं कोशिश कर रहा हूं कराने की। बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ हम मिलने वाले हैं, टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।